स्वागत है दोस्तों आपका अपनी यूट्यूब चैनल तेजस मंत्रा में फिर से एक बार हम लोगों ने हिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। और इससे पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन यानी कि उद्गम कहाँ से हुआ है, किस तरह से उसकी नदी के आसपास की कौन कौन सी सीमाएँ उसकी हैं वो हमने डिस्कस किया था, और कुछ साइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया, ताकि एक वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो दिक्कत होती है देखने में भी। तो इसलिए आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, लास्ट साइट जो हमने छोड़ी थी पिछली क्लास में वो थी रंगपुर, और आज जो साइट है अगली जो आपको याद रखनी है वो है कोट दीजी। ठीक है, कोट दीजी। कोट दीजी जो साइट है ये कहाँ पड़ती है तो आप बताएंगे सिंध में पड़ती है, सिंध पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, सिंध पाकिस्तान में पड़ती है। कौन सी नदी के पास है तो नदी का नाम भी आप याद रखें, सिंधु नदी के पास ही है, सिंधु नदी के पास। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ मिली है यानी कि साक्ष्य किस चीज़ के मिले हैं तो साक्ष्य की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से मिला है कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य, कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य यहाँ से आपको मिले हैं। ठीक है, मकान के साक्ष्य यहाँ से मिले। इसके अलावा एक अगली जो साइड है वो आपको याद रखनी है, एक जगह हिसार। ठीक है, हिसार जो है हरियाणा में पड़ता है। यहाँ की दो साइट्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक साइट का नाम है आपका राखीगढ़ी, इसका नाम है राखीगढ़ी। ठीक है, और एक साइड है आपकी बनावली। ये दोनों साइडें कहाँ पर पड़ती हैं, हरियाणा में पड़ती हैं, आज के हरियाणा में, जो कि हिसार एक अगर विशेष रूप से पूछे तो हिसार और राज्य पूछे तो हरियाणा। अब राखीगढ़ी से क्या मिला है, राखीगढ़ी से आपको दो चीज़ें याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात क्या है राखीगढ़ी के मामले में कि यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, या साइट है, एक ही बात है, सबसे बड़ा स्थल या साइट है। ठीक है, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जाती है कि भारत में सबसे बड़ी साइट कौन सी है तो आप बताएंगे राखीगढ़ी है। ठीक है, भारत में। और वैसे पूछेंगे तो सबसे बड़ी साइट जो है वो मोहनजोदड़ो है, दूसरे नंबर पे लोथल है। ठीक है, जिसको हम लोग छोटा मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, किसको, लोथल को बोला जाता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर साइट्स की बात करें तो भारत में जो साइट है वो राखीगढ़ी ज़्यादा बड़ी है, नंबर 1 पे आती है। ठीक है, यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं तो यहाँ से अगर हम साक्ष्यों की बात करें यानी कि जो अवशेष मिले हैं, दो चीज़ों के अवशेष यहाँ से मिले हैं आपको। एक तो मिले हैं ताम्र उपकरण मिले हैं, यानी कि तांबे के उपकरण मिले हैं, और दूसरा यहाँ से क्या चीज़ मिली है, हड़प्पा लिपि की मुद्रा मिली है, हड़प्पा लिपि की मुद्रा यहाँ पर मिली है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, दो चीज़ें यहाँ से मिली है राखीगढ़ी से, एक तो ताम्र उपकरण मिले हैं और एक हड़प्पा लिपि की मुद्राएं मिली हैं। बनावली से जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है वो क्या कि बनावली से मिला है मिट्टी का हल। ये क्या है, एक्चुअली में ये खिलौना है, टॉय है। ठीक है, इसके साक्ष्य मिले हैं। तो बनावली और राखीगढ़ी दो साइड हिसार की आपको पता होनी चाहिए। अगली जो साइड इंपॉर्टेंट है वो है सुरकोटदा। क्या है, सुरकोटदा जो पड़ता है, इसकी लोकेशन याद रखिएगा, ये पड़ता है आपके कच्छ में। कच्छ कहाँ पड़ता है आपको पता है, गुजरात। रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में है, तो गुजरात में। ठीक है, और सुरकोटदा जो है ये सरस्वती नदी के पास पड़ता है। अगर नदी पूछ ले इसके पास कौन सी है तो सरस्वती नदी के पास ये स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, देखिए यहाँ से तो 2-3 चीज़ें मिली हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या याद रखना है, यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य मिले हैं दो चीज़ों की इंपॉर्टेंट। एक मिला है यहाँ पर घोड़े की हड्डी के साक्ष्य। क्या मिले हैं, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। दूसरा क्या मिला है यहाँ से, एक मिला है यहाँ से कलश शवधान के अवशेष मिले हैं, यानी कि अंतिम संस्कार के बाद जो अस्थियाँ होती थी उनको कलश में रखा जाता था, ये साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। एक और चीज़ यहाँ से क्या मिली है, एक मिला है तराजू का जो पलड़ा होता है वो मिला है यहाँ से। ठीक है, तराजू का पलड़ा। ये तीनों चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट वो कहाँ से मिली है, वो आपकी मिली है आपके सुरकोटदा से। याद रखिएगा, यह है सुरकोटदा और एक है सुक्का गेंडोर, वो है पश्चिमी सीमा किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि पड़ता है बलूचिस्तान में। ठीक है, सुरकोटदा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया और कोट दीजी हो गया। ये 4 साइट्स जो थी वो आपकी वो जो है आपकी रह गई थी किसकी भला,
सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर हम आगे बात करें, इसका जो अगला स्टेप है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो है इसकी विशेषता। क्या है इसकी विशेषता, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इसमें से कौन सी विशेषता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है या है। तो उन चीज़ों को, उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ की पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। तो हेडिंग बना लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता थी, ठीक है, इनकी। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। तो सबसे पहली बात आपको पता है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह एक नगरीय व्यवस्था थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं, यानी कि कांस्य का इस्तेमाल यहाँ पर होता था, ठीक है। यहाँ पर जो नगर होते थे, यानी कि जो इमारतें होती थी, है ना, जो मकान होते थे, मकान कह लीजिए या इमारतें कह लीजिए, जो इमारतें थीं वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ईंटों की, तो ईंटों की क्या लंबाई चौड़ाई होती थी, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। अगर ईंटों की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो याद रखिएगा, इनकी जो लंबाई चौड़ाई होती थी वो 4:2:1 में होती थी, ठीक है। 4 लंबाई 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई होती थी। ये उनकी विमाएँ थी, किसकी, ईंटों की विमा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, विमाएँ क्या होती थी, ये होती थी। अच्छा, इसमें कई तरह की ईंटों का इस्तेमाल भी किया जाता था। तो ईंटों का अगर टाइप पूछे तो कई तरह की ईंटें यहाँ से मिली हैं। तो अगर हम बात करें ईंटों के, हम टाइप की बात करें तो ईंटों की टाइप की हम लोग बात करें तो इसमें कई तरह की ईंट होती थी। जैसे कच्ची ईंटें, अभी हमने डिस्कस किया, कोटदीजी से मिली हैं कच्ची ईंट मिली है, पक्की ईंटें भी मिली हैं, ठीक है। अलंकृत ईंटें भी मिली हैं, अलंकृत ईंटें भी मिली हैं यहाँ से, ठीक है। और एल आकार की ईंटें भी मिली हैं, एल आकार की ईंटें भी यहाँ से मिली हैं, बरामद हुई हैं, ठीक है। फन्नीदार ईंटें भी मिली हैं, फन्नीदार ईंटें भी यहाँ से मिली हैं। तो ये टाइप आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछे इनमें से किस तरह की ईंटें जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिली हैं, तो फन्नीदार ईंटें भी यहाँ से मिली हैं। तो ये अलग अलग ईंटें थी, अलग अलग टाइप, अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल होती थी, है ना, ये चीज़ें। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ग्रिड सिस्टम पाया जाता था। क्या पाया जाता था, यहाँ पर ग्रिड सिस्टम पाया जाता था। यहाँ ग्रिड सिस्टम या ग्रिड प्रणाली पाई जाती थी। ग्रिड प्रणाली पाई जाती थी, ठीक है। सड़कें जो होती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, कैसे, समकोण पर। इस तरीके से कुछ आप देख सकते हैं, जैसे ये एक सड़क जा रही है, एक सड़क आपकी ये जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से सड़क होती थी, तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। जो मकान होते थे, है ना, जो घर, यानी कि आप मकान व घर लिख लीजिए, मकान व घर की खिड़कियाँ व दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। किसकी ओर, सड़क की ओर खुलते थे, सड़क की ओर खुलते थे, सड़क की ओर खुलते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जाती है, खुलते थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्या थी इनकी विशेषता में, अगर हम बात करें, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी थी, है ना। जल निकासी को क्या बोला जाता है, जल निकासी को बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम, है ना, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी की व्यवस्था सुसंगठित थी, है ना। जैसे आज के समय में हम लोग घरों से जो खराब पानी होता है, वेस्ट जो पानी होता है, उसको छोटी नाली से निकाल कर बड़े नाले में जोड़ते हैं। बड़ा नाला जो है आगे जाके बड़े नहर में या फिर नदी में खुलता है। इसी तरह से जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पर प्रचलित थी। और याद रखिएगा, जो इसमें नालियाँ होती थी, यहीं पर लिख लेना इसको, जो नालियाँ जो होती थी वो लकड़ी की बनाई जाती थी,
लकड़ी की बनी होती थी, लकड़ी की बनी होती थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एक बात। तो नगरीय व्यवस्था थी, मकान इमारतें पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, है ना, और ईंटों के प्रकार मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर ग्रिड प्रणाली सिस्टम थी, है ना, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मकान व खिड़कियों के दरवाजे जो थे वो सड़क की ओर खुलते थे, और जल निकासी की व्यवस्था अच्छी थी। ये कुछ इनकी विशेषताएं थी। ठीक है, अब इनकी विशेषताओं में अगर हम लोग बात करें, जो भवन निर्माण या फिर हम बात करें टीले, किस तरह से मकान बने हुए थे, उस तरह की बात करते हैं, यानी कि नगर व्यवस्था की बात करें। ये तो सभ्यता की विशेषता चल रही है, इसमें हम लोग अगला जो पॉइंट बनाएंगे वो है नगर व्यवस्था, यानी कि नगर कैसे बसे हुए थे। ठीक है, तो अगली बात आप इसको सब हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं, नगर व्यवस्था। नगर व्यवस्था, अगर नगर व्यवस्था की बात की जाए तो उसमें हम लोग क्या बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप क्या इसमें लिख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ इसमें लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर नगर होते थे वो टीलों में बटे थे। नगर जो थे, नगर टीलों में बटे हुए थे। किसमें? टीलों में बटे हुए थे। अब ये टीले क्या होता है? देखिए, जहाँ पर लोग रहते थे ना उसको टीला कहा जाता था। इस सभ्यता में जहाँ पर लोग रहते थे उनको टीला कहा जाता था। तो कई तरह के टीलों में बटा हुआ था। जो टीले थे ये दो तरीके के थे, ये समझने वाली चीज़ यहाँ पर है। जो टीले होते थे ये दो तरीके के होते थे। एक होता था पूर्वी टीला, एक होता था आपका पूर्वी टीला, ठीक है, और एक होता था आपका पश्चिमी टीला, एक होता था आपका पश्चिमी टीला। ठीक है, जो पूर्वी टीला होता था, ठीक है, ये कम ऊंचाई पर होता था। इसकी खासियत क्या थी? ये कम ऊंचाई पर स्थित होता था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, कम ऊंचाई पर होता था। और ये जो होता था ये अधिक ऊंचाई पर होता था, अधिक ऊंचाई पर होता था। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर। कैसे? देखिए, कुछ इस तरीके से समझिए। पूर्वी टीला जो होता था ये कम ऊंचाई पर, जैसे आप ऐसे समझिए इसको, इस तरीके से, ये यहाँ पर मकान होते थे और यहाँ पर मकान होते थे। ये पश्चिमी टीला था, ये पूर्वी टीला था, ये कम हाइट पे है, ये अधिक हाइट पे है। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर था इसका। ठीक है, यहाँ पर जो पश्चिमी टीला था इस पर कौन लोग रहते थे? इस पर पुरोहित रहा करते थे। उस समय जो पुरोहित जो पूजा पाठ का काम करते थे वो लोग यहाँ पर रहते थे। पुरोहित कौन रहते थे? पुरोहित रहते थे। यहाँ पर पुरोहित रहा करते थे। ठीक है, और यहाँ पर कौन रहता था फिर? यहाँ पर आपके निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे। निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे, वर्ग के लोग रहा करते थे। जैसे व्यापारी हो गए, है ना, करते थे, जैसे व्यापारी, ठीक है, नागरिक, व्यापारी, नागरिक, या फिर जो मजदूर लोग होते थे वो यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर पुरोहित रहा करते थे। ठीक है, अच्छा, यहीं से यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे वो टीलों में बटे हुए थे, और ज़्यादातर जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर दो ही तरह के, मतलब नगर के अंदर दो ही तरह के स्ट्रक्चर मिले हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। यहीं पर एक चीज़ आपको नोट बना के लिख लेना है, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि अपवाद क्या है। एक अपवाद है, यानी कि एक साइट ऐसी भी है जहाँ पर जो नगर था वो 3 टीलों में बटा हुआ था, उसका नाम है धोलावीरा। क्या नाम है? धोलावीरा। तो जो धोलावीरा साइट है, यहाँ पर जो नगर था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो धोलावीरा था ये 3 भागों में बटा हुआ था। ये जो 2 आप देख रहे हो इसमें 3 भाग थे, 3 भागों में बटा था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो पुरोहित जहाँ पर रहा करते थे, यानी कि जो पश्चिमी टीला होता था, यहाँ पर क्या पाए जाते थे? दुर्ग पाए जाते थे। दुर्ग पाए जाते थे यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, दुर्ग पाए जाते थे। ठीक है, यानी कि फोर्टिफिकेशन यहाँ पर होता था, यहाँ पर दुर्ग नहीं पाए जाते थे। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन तो आपको याद रखना है नोट बना के। एक दूसरा है चनहुदड़ो जो है, चनहुदड़ो साइड जो है, चनहुदड़ो जो साइड है, चनहुदड़ो में कोई भी दुर्ग नहीं मिला है, दुर्ग नहीं मिला है, यानी कि दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये एक अपवाद भी है, आप कह सकते हैं। जैसे धोलावीरा अपवाद हो गया, एक तरह से चनहुदड़ो भी हो गया। बाकी जितनी भी साइट्स मिली है सब में दुर्ग मिले हैं, ज़्यादातर में मिले हैं, लेकिन चनहुदड़ो में एक भी दुर्ग नहीं मिला है। तो ये टीले की व्यवस्था आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर हम बात करें व्यापार की, है ना, या कृषि की बात करें, इसके बाद ज़्यादातर जो भवन होते थे, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखिएगा जो भवन होते थे वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे, लेकिन धोलावीरा में 3 हिस्सों में बटे हुए थे। यहाँ से एक चीज़ और आप नोट बना के लिख सकते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, ये भी आ सकता है कि जो भवन निर्माण की कला है, भवन निर्माण की कला सिंधु वासियों की देन है।
सिंधु वासियों की देन है, सिंधु वासियों की देन है। तो यह बात आपको और लिख लेना। तो 3 बातें आपको ये पता होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें कृषि से संबंधित, कृषि की क्या व्यवस्था थी, देखिए तो आपको मैंने बताया था लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि चावल से ये लोग परिचित थे, चावल से परिचित थे। नंबर 1 बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, गन्ने से ये लोग नहीं जानते, गन्ने से परिचित नहीं थे, यानी गन्ने की खेती या गन्ने से ये परिचित थे ही नहीं, तो गन्ने से परिचित नहीं थे, गन्ने से परिचित नहीं थे, ठीक है, नहीं थे। और तीसरी बात क्या लिखनी है कि आपको कपास की खेती किया करते थे। कपास सिंधु वासियों की प्रमुख फसल थी, ठीक है, जो कि आज की तारीख में हम देखेंगे कि गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर कपास ज़्यादा होती है, काली मिट्टी इसके लिए जानी जाती है। तो ये 3 बातें कृषि के मामले में आप याद रखें। अगर हम बात करें व्यापार की, ठीक है, व्यापार कैसे होता था, वो देखिए। तो देखिए यहाँ पर व्यापार के लिए मैंने आपको बताया था लोथल जो था, एक पोरबंदर है, लोथल जो पोर्ट हुआ करता था, उसमें शिप्स आया करते थे। तो व्यापार की अगर हम लोग बात करें, व्यापार की क्या स्थिति थी, तो व्यापार होता था, है ना। आप लिखेंगे पहली बात कि यहाँ व्यापार की अगर हम लोग बात करें तो आयात व निर्यात किया जाता था, यानी कि चीज़ें मंगाई भी जाती थी और यहाँ से चीज़ें बेची भी जाता था, ठीक है। पहली बात, आयात और निर्यात किया जाता था, और जो चीज़ें खरीदी या बेची जाती थी उसके लिए वस्तु विनिमय प्रथा या वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। तो यहाँ पर खरीद व बेच के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। कौन सी? वस्तु विनिमय, ये क्वेश्चन अच्छा आता है एग्जाम में, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है, प्रचलित थी। कहने का मतलब क्या है कि एक चीज़ लीजिए, दूसरी चीज़ दीजिए बदले में, क्योंकि मुद्रा तो यहाँ मिली ही नहीं है। तो एक चीज़ लेकर, जैसे मान लीजिए आज भी कुछ गांव में होता है कि अगर आपके पास गेहूं है तो उसके बदले में आप चावल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इसको आप ब्रैकेट में करके लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम भी ऑप्शन में आ सकता है, बार्टर प्रणाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो बार्टर व्यवस्था का इस्तेमाल करते थे, और तराजू तो मिला ही है, क्या तोल तो होता ही था यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करें आयात की, क्या क्या चीज़ें आयात की जाती थी? देखिए निर्यात जो होता था यहाँ से, सिंधुवासी जो लोग निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वो ज़्यादातर कपास को करते थे, क्योंकि कपास यहाँ पर मेन होता था। लेकिन आयात क्या क्या चीज़ें करते थे? तो याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें पूछी जाती है, जैसे आपसे पूछेगा चांदी, सोना, ठीक है ना, एक होता है लाज वर्थ, एक होता है आपका लाज वर्थ, ठीक है, ये भी होता है। चांदी है, सोना है, लाज वर्थ है, और एक होता है नील मणि। नील मणि क्या होता है? जो उंगली में पहनी जाती है ना, नील मणि, पत्थर होता है ये, नील मणि। और या शीशा यानी कि लेड। ये सारी चीज़ें जो थी ये आयात की जाती थी, और ज़्यादातर ये आयात की जाती थी कहाँ से? अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सिंधुवासी के लोग चांदी का आयात कहाँ से करते थे? तो आप बताएंगे अफगानिस्तान से। इसी तरह से एक चीज़ आती है, पूछी जाती है, जो है तांबा। तांबा कहाँ से आयात करते थे? तांबा ये आयात करते थे खेतड़ी, जगह सुनी होगी आपने, खेतड़ी, जो कि कहाँ पड़ता है? खेतड़ी पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। आज भी जो है ये तांबे के लिए फेमस है। तो खेतड़ी के जो खाने हैं वो तांबे के लिए फेमस है, तो वो राजस्थान में पड़ता है, और यहाँ से तांबा जो है वो आयात किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, खेतड़ी हो गया। याद रखिएगा मुद्रा का प्रचलन यहाँ पर नहीं था, है ना, नोट करके लिख लीजिएगा इस बात को, कंफ्यूज मत होइएगा। मुद्रा के साक्ष्य, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है जो साक्ष्य मिले हैं मुद्रा के वो गिने चुने मिले हैं, यानी कि वैसे मुद्रा से परिचित तो ये लोग थे, लेकिन मुद्रा का प्रचलन नहीं होता था। जैसे आज की तारीख में अगर हमें कुछ चीज़ खरीदनी होती है तो बदले में क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उस समय बदले में वस्तु दी जाती थी, वस्तु विनिमय का सिस्टम था, लेकिन मुद्रा नहीं थी, तो करेंसी नहीं थी कोई यहाँ पर। तो ये चीज़ें आयात की जाती थी, और ये सारी बातें
आपको व्यापार से संबंधित पता होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें धर्म की, यानी कि धार्मिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति, ठीक है, धार्मिक स्थिति की हम लोग बात करें तो धार्मिक स्थिति की क्या व्यवस्था थी। तो धार्मिक स्थिति में मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो हैं ये प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा या मातृ देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन में मातृ देवी आ जाए तो भी आप सही मानेंगे और प्रकृति मानेंगे तो भी। मातृ देवी की पूजा की जाती थी, की पूजा की जाती थी, नंबर 1 बात। दूसरी बात क्या है, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, मंदिर के साक्ष्य नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, साक्ष्य नहीं मिले। ये आगे आगे जाकर आपको मिलते हैं कहाँ पर, वैदिक सभ्यता में। तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। और पशुपतिनाथ की जो मोहर यहाँ से मिली है उसकी तुलना जो शिव जी से की गई है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की तुलना शिव जी से की गई है, शिव जी से की गई है, ठीक है। तो 3-4 बातें आपको याद रखनी है। अगर हम लोग बात करें इसके अलावा कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पशुपालन की बात करें अगर हम लोग, तो पशुपालन में क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों से ये लोग जो थे परिचित थे, किन चीज़ों को पालतू बनाया था इन्होंने, क्या नहीं था, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग पशुपालन की बात करें कि किन किन चीज़ों की जानकारी थी इनको, पशुओं के बारे में अगर बात करें, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन या कौन कौन से पशुओं से, तो याद रखिएगा कि घोड़ा जो हाथी होता था, है ना, घोड़ा और हाथी, घोड़ा व हाथी, है ना, ये परिचित थे, घोड़ा व हाथी से परिचित तो थे, परंतु पालतू नहीं थे, यानी कि मतलब ये जानते तो थे इनके बारे में लेकिन इनका इस्तेमाल भी नहीं पता था इनको, घोड़े का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जा सकता है ये चीज़ इनको नहीं पता थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछे बाघ, है ना, कुबड़ वाला सांड, ठीक है, कुत्ता, ठीक है, या फिर भालू आदि जानवरों से परिचित थे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा कुछ चीज़ें, जैसे महिलाओं की क्या स्थिति थी, तो महिलाओं की स्थिति की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो महिलाओं की स्थिति या महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। कैसी थी? अच्छी थी। कैसे कह सकते हैं अच्छी थी? क्योंकि यहाँ की जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो मात्र सत्तात्मक पाई गई है, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पाई गई है। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि महिलाओं की चलती थी, ठीक है। वैसे तो देखा जाए आज भी महिलाओं की चलती है ना, पुरुष प्रधान देश है हमारा, ये हमारे देश की विडंबना है कि हर जगह पर जो है मेल को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन घरों में तो महिलाओं की आज भी चलती है। तो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी यहाँ पर। याद रखिएगा पूरे इतिहास में केवल 2 ही जगह मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखी गई है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता में और एक आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं सातवाहन वंश, जो मगध जब हम पढ़ते हैं, महाजनपद पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सातवाहन वंश एक आता है, वहाँ पर मात्र सत्तात्मक है और एक यहाँ पर मात्र सत्तात्मक है। तो ये इसीलिए हम इस आधार पर कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ठीक है। और जो सती प्रथा वाला सिस्टम है वो नहीं था, सती प्रथा नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह भी होता था, विधवा पुनर्विवाह होता था यहाँ पर। तो यानी कि महिलाओं की स्थिति कुल मिला के अच्छी थी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि महिलाओं की स्थिति के बारे में 2 बातें हो गई, नगर व्यवस्था हो गई, कृषि व्यापार हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतिम पॉइंट जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है सभ्यता का अंत कैसे हुआ, सभ्यता का अंत, ये ख़त्म कैसे हुई है सभ्यता, ठीक है। इसके बारे में भी कई सारे स्टेटमेंट्स हैं जो दिए गए हैं इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन उसमें से 3 मैं आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, उन 3 को आप याद रखें। एक तो ये कि किसने कहा है, किस इतिहासकार ने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनका कारण, उनके अंत का कारण आर्यों का आक्रमण है, ठीक है।
आर्यों का आक्रमण है। ये कहा था व्हीलर ने और गॉर्डन चाइल्ड ने। किसने? गॉर्डन चाइल्ड ने। ये इनके स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, आर्यों का आक्रमण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो सकता है, ये किसने कहा है? व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड ने कहा है। और किसने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत है उसका कारण हो सकता है सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी, यानी कि सिंधु नदी की बाढ़, सिंधु नदी में बाढ़ कारण हो सकता है। या फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था, प्रशासनिक अस्थिरता। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई सेंट्रल पावर नहीं थी। तो ये 2 रीज़न दिए, किसने दिए? ये 2 रीज़न दिए थे जॉन मार्शल ने। तो ये इनका स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए। जॉन मार्शल का ये कहना है, ठीक है जी। जॉन मार्शल का कहना है कि सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी या प्रशासनिक अस्थिरता रही होगी, इसकी वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ है। एक और स्टेटमेंट है जो दिया जाता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? जलवायु परिवर्तन भी एक कारण बताया जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था ऑरेल स्टाइलिन ने। ये इतिहासकार हैं, फॉरेन हिस्टोरियंस हैं। उन्होंने कहा, ऑरेल स्टाइन का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको याद रखना है, 3-4 राइटर्स के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का ओवरव्यू था। पहली क्लास और दूसरी क्लास मिलाकर इनके नोट्स तैयार कर लीजिएगा और इनको एक एग्जाम में जाने से पहले जरूर रिवाइज कीजिएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके यहीं से उठ जाते हैं, ठीक है। जाते जाते एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक जैसे आपसे पूछ सकते हैं पशुपति मोहर के बारे में। पशुपति मोहर का जिक्र अभी मैंने किया कि उनकी जो पशुपति नाथ की जो तुलना है वो शिव जी से की गई है। तो ये मोहर कहाँ से मिली है, ठीक है। वैसे तो शायद मैं इसको लिखा चुका हूँ, अगर नहीं भी लिखा है तो आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो जो स्थल है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो सारी चीज़ें आप एक साथ लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ से क्या मिला है, जो मैंने आपको बताया था, एक तो पशुपति नाथ की मोहर मिली है। क्या मिली है? पशुपति नाथ की मोहर यहाँ से बरामद हुई है, ठीक है। इस पशुपति नाथ की जो सील है, जो मोहर है, इसमें कुछ जानवरों का वर्णन किया गया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि इसमें 5 प्रकार के जानवरों का चित्रण है। क्या है? चित्रण है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से? ये क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन सा जानवर, क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसमें से कौन सा जानवर पशुपतिनाथ की मोहर में चित्रित नहीं है। तो जो नहीं है उसको जानने के लिए आपको ये पता चाहिए कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, एक तो बाघ है, टाइगर, एक हिरन है, ठीक है, एक आपका गैंडा है, और एक आपका भैंसा है, और एक आपका हाथी है। तो देखिए, बाघ, हिरन, गैंडा, भैंसा और हाथी। घोड़ा नहीं है, गाय नहीं, ठीक है। तो ये 5 तरह के जानवर है। तो याद रखिए कितनी तरह के? 5 तरह के, जिसमें से कि एक बाघ, एक गैंडा, एक भैंसा और एक हाथी और 2 हिरन है। तो यानी कि टोटल कितने जानवर हो गए? 6। अगर आपसे पूछेगा कुल कितने जानवरों का चित्रण है तो आप बताएंगे 6। लेकिन अगर आपसे प्रकार पूछेगा कितनी प्रकार के जानवर हैं तो 5 प्रकार के जानवर का चित्रण किया गया है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर 5 जानवरों का चित्रण मिला है, प्लस यहाँ पर एक चीज़ और मिली है, क्या कि जो पशुपतिनाथ की मोहर है, इनके सिर पर एक सिंह निकला हुआ है ना, एक सिंह निकला हुआ दिखाया गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, दिखाया गया है। पशुपतिनाथ की मोहर से क्वेश्चन बनता है। और क्या मिला है यहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है नृत्य करती हुई स्त्री, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति क्या मिली है? महिला की मूर्ति यहाँ से मिली है, ठीक है। किसकी बनी है? ये कांस्य की बनी हुई है। किसकी? कांस्य की। कांस्य बनी है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा पुरोहित की मूर्ति भी यहाँ से मिली है, पुरोहित की मूर्ति भी यहीं से मिली है, ठीक है। इसके अलावा हमें पता है कि पक्की ईंटों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, पक्की ईंटों के मकान भी यहीं से मिले हैं,
मकान के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। इसके अलावा और क्या मिला है, इसके अलावा है स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह यहीं से मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह यहीं से मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये भी यहीं से मिला है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और क्या मिला है, और एक वृषभ, वृषभ का मतलब होता है वृषभ, ठीक है, वृषभ का मतलब होता है सांड। कैसा सांड है, कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड, ठीक है। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इसके साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है मोहनजोदड़ो से आपको एक साथ याद रखनी है। नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति पूछे, पुरोहित की मूर्ति पूछे, पक्की ईंटों के मकान पूछे, स्वास्तिक का चिन्ह पूछे, वृषभ यानी कि कुबड़ वाला सांड के साक्ष्य पूछे, या फिर पशुपतिनाथ की मूर्ति पूछे, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिली है, यहीं से मिली है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई दी थी कि वृहद स्नानागार भी यहीं से मिला है ना, वृहद स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ स्नानागार। और जबकि अगर आप पूछेगा वृहद अन्नागार तो वो हड़प्पा से मिला है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से ये सारी चीज़ें मिली हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा लेक्चर। और एक चीज़ और है कि अंतिम संस्कार की बात करें कि अंतिम संस्कार में कि यहाँ पर क्या सिस्टम था, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएँ उनके साक्ष्य जो मिले हैं उसमें हिंदू और मुस्लिम और पारसी 3 धर्मों के मतलब जो छाप दिखाई देती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें जो भी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं डेटा से रिलेटेड या फिर कंटेंट को और ज़्यादा डीप में कराना है या ज़्यादा डीप हो रहा है उसको ऊपर से करना है, तो ये सारे अपने रिमार्क्स आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में वैदिक सभ्यता के एक शानदार लेक्चर के साथ। जिस तरह से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा इससे भी अच्छे तरीके से हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी साथ में लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।